नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नेशनल हेराल्ड का केस अब फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है, जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचा और ये मामला कोर्ट में पहुंचते ही कोर्ट में इस पर सवालों की कोर्ट ने पूरी तरह से बौछार कर दी। लेकिन इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार क्या आज के वक्त पर कांग्रेस पार्टी यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो इस केस में दोषी बताए जा रहे हैं कि ये दोषी हो सकते हैं। पहला ईडी, दूसरा और केंद्र सरकार तीसरा, क्या तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? आपको इस वीडियो में दिख जाएगा, एक एक चीज दिख जाएगा, क्योंकि सवाल केस 2014 से चल रहा है। 2025 में इसको कोर्ट पहुंचा है। 10 साल से 11 साल लग गए। क्या राजनीतिक शिकार हुआ है क्या, या चुनाव का फायदा पहुंचाने के लिए जब वक्त आए तो उस तर्कस से तीर निकाला जाए? तो सवालों के घेरे में हर कोई इस सवाल का एक एक चीज का जवाब आपको इस में आप मिलता जाएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया आप देते जाइएगा। बढ़ते हैं खबर की तरफ। क्या है पूरी की पूरी खबर? हमारी राजनीति अब नारा नहीं, न्याय और सवाल की राजनीति बनती जा रही है। नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ एक अखबार का मामला नहीं, केस सत्ता और संपत्ति और साजिश का है। यह कहानी बताती है कि कैसे 90 करोड़ रुपए की मामूली रकम लगाकर एक परिवार का 2000 करोड़ प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप लगे हैं। पर क्या यह आरोप पूरी तरह से सच है, या फिर यह सब एक सोची समझी राजनीति है? यही जहां जांच एजेंसी अपनी सीमाएं भूलकर सत्ता के एजेंडे का हिस्सा बन जाती है। आइए सुनते हैं हेराल्ड केस की सबसे गहरी, सबसे जटिल और सबसे रहस्यमयी कहानी एकदम शुरुआत से। आपको बता दें, पंडित नेहरू और राष्ट्रीय विरासत यानी नेशनल हेराल्ड की शुरुआत 1938 में हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस आजादी की लड़ाई में मंच के रूप में एजीएल यानी एसोसिएट जनरल लिमिटेड नामक कंपनी के मालिकिन बन गई, और कई स्वतंत्रता सेनानियों से ने इसे चलाया। यह सिर्फ एक अखबार नहीं था, यह आजादी की आवाज थी। लेकिन 2008 में एजीएल ने प्रिंटिंग बंद कर दी, और धीरे धीरे इसकी पहचान एक निष्क्रिय मीडिया हाउस बन गई। पर इसके पास जो बचा था वो था रियल एस्टेट। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, भोपाल, चंडीगढ़ और कई शहरों में फैली बहुमूल्य संपत्ति। कुल अनुमानित मूल्य 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अब कांग्रेस का कर्ज और नई कंपनी की एंट्री होती है यहां पर। जी हां, 2008 के बाद कांग्रेस ने एजीएल को 90.21 करोड़ का कर्ज दिया। आधिकारिक तौर पर यह पैसा एजीएल के खर्चों के पूरा करने के लिए दिया गया था। पर 2010 में अचानक एक ऐसा मोड़ आया, एक कंपनी बनी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसके शेयर जो थे 76% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास में थे। एजीएल का यह पूरा कर्ज यंग इंडिया ने खरीद लिया, सिर्फ 50 लाख रुपए देकर। अब यहां सवाल उठे कि क्या यंग इंडिया को जो है एजीएल की संपत्तियां हथियाने के लिए बनाया गया था, और अगर कांग्रेस ने एजीएल को इतना बड़ा लोन दिया तो उसे वापस क्यों नहीं मांगा? अब ईडी की एंट्री होती है और छानबीन और संगीन आरोप की सामने आते हैं। 2012 में भाजपा नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने मामला उठाया। जो सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त मोदी सरकार को घेर रहे हैं, और वो कहते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को केवल और केवल मोदी ही बचा रहे हैं। ये सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है, और यही सुब्रमण्यम स्वामी ने ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस मामले में 2012 में मामले को उठाया था। इसके बाद एक केस ईडी के पास पहुंच गया। ईडी ने जांच में जो बातें सामने रखी वो चौंकाने वाली थी। यंग इंडिया एक सेक्शन 8 की कंपनी थी, यानी गैर लाभकारी संस्था, जिसे एनजीओ कहते हैं। लेकिन इसके जरिए संपत्ति का नियंत्रण गांधी परिवार को मिला। 90 करोड़ का जो कांग्रेस ने कर्ज लिया गया था उसे वापस नहीं मांगा गया। एजीएल की संपत्ति से 38 करोड़ से अधिक किराए की आमदनी दिखाई गई, लेकिन कोई रेंट एग्रीमेंट मौजूद ही नहीं था। यहां पर एडवर्टाइजिंग को लेकर के 29 करोड़ रुपए की इनकम दिखाई गई, जिसमें 15.86 करोड़ रुपए कांग्रेस के जुड़े संगठनों से आए। सारे ट्रांजैक्शन का उद्देश्य एजीएल को यंग इंडिया लिमिटेड के नियंत्रण में लाना था। अदालत अब सबसे पहला आखिरी आता है, जहां पर अदालत के सवाल, क्या ये वाकई धोखाधड़ी है? सवाल पूछा अदालत ने। दिल्ली की राउन जेमनी कोर्ट ने जब यह केस सुना तो खुद ईडी के कई गंभीर सवाल किए। सवाल यह था कि अगर कांग्रेस ने स्वेच्छा से लोन माफ कर दिया होता तो क्या अपराध बनता? इसके अलावा क्या यंग इंडिया द्वारा एजीएल का कर्ज खरीदना वास्तव में फाइनेंसिंग फ्रॉड था? क्या यह सिर्फ ट्रांजैक्शन निजी फायदे के लिए किया गया, सिर्फ अकाउंटिंग का मामला था?
यहां से केस में सस्पेंस और बढ़ जाता है, क्योंकि ये सारे सवाल कोर्ट ने पूछे ईडी से। अब मामला आता है यंग इंडिया एनजीओ या फैमिली बिजनेस है। जी हाँ, यंग इंडिया और एक नॉन फॉर प्रॉफिट संस्था बताया गया था, लेकिन इसके पास खुद की कोई सामाजिक गतिविधि नहीं थी। ना कोई स्कूल, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम, बल्कि इसके पास केवल एक संपत्ति ट्रांसफर की डील थी। अधिकारियों का आरोप था कि सोनिया गांधी ने परिवार के यंग इंडिया जो यंग इंडियन का इस्तेमाल एक वर्चुअल सेल कंपनी की तरह किया था। अब इसमें राजनीतिक मोड़ और कांग्रेस का बचाव और भाजपा की आक्रामकता जो है, वो कांग्रेस ने इसे शुरुआत से ही राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। सोनिया गांधी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि हमला सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और विपक्ष पर है। वहीं राहुल गांधी ने इससे अपने भाषणों में दोहराया कि मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने कहा कि अगर सब कुछ सही है तो गांधी परिवार को डर किस बात का है। कोर्ट की कार्रवाई और सुनवाई की वर्तमान स्थिति बारे में बात करें तो अब तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों से कई बार पूछताछ हो चुकी है। कई बार ईडी ने संपत्तियों को फ्रीज किया, दस्तावेज जब्त किए, लेकिन अभी तक कोई अंतिम सजा या क्लीन चिट नहीं मिली है। ये केस अब से 10 सालों से चल रहा है और इस केस के अंतिम निष्कर्ष अभी बाकी हैं। सवाल जो आज भी जवाब मांगते हैं, क्या कांग्रेस ने जानबूझकर निष्क्रिय कंपनी को गांधी परिवार के नियंत्रण में लाया? क्या 50 लाख की राशि 2000 करोड़ की संपत्ति के लिए उचित थी? क्या यंग इंडियन सिर्फ एक चिटफंड कंपनी का ढांचा या कोई कानूनी साजिश थी? और क्या मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? क्या इस केस का फैसला सिर्फ कोर्ट ही कर पाएगी या जनता की राय ज्यादा मायने रखेगी? निष्कर्ष यह है कि सत्ता, संपत्ति और सच्चाई का संग्राम जो है, ये नेशनल हेराल्ड केस में जो कुछ भी हो रहा है, वो दो पक्षों की लड़ाई नहीं, एक संवैधानिक युद्ध है, जिसमें एक ओर सत्ता की राजनीति और दूसरी ओर व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग। यह केस हमें बताता है कि जब राजनीति, पूंजी और मीडिया आपस में मिलते हैं तो सच्चाई सबसे पहले दबा दी जाती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या गांधी परिवार ने जनता की संपत्ति को अपने नाम करने की साजिश रची, या यह सत्ता की तरह चलाई गई राजनीतिक क्लीन चिट मशीन का एक अध्याय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि जानकारी औरों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि हम लाते हैं इसी तरह की सच्चाइयों को, न पक्ष की न विपक्ष की, जनता के हित की, और जनता के हित की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर ईडी नहीं सही काम कर रही तो उस पर भी सवाल, अगर कोर्ट नहीं सही काम कर रहा तो उस पर भी सवाल, अगर सत्ता पक्ष नहीं काम कर रहा तो उस पर भी सवाल, और विपक्ष नहीं काम कर रहा है तो उस पर भी सवाल। यही काम है मीडिया का, जो शायद इस वक्त वो अपना काम भूल चुकी है। आप सभी से चाहेंगे इस सवाल को जवाब कमेंट बॉक्स में अपने दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, हमारे हाथों को सशक्त करिए, मजबूत करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि निष्पक्ष पत्रकारिता देश को आगे ले जाएगा। तो निष्पक्ष पत्रकारिता में किसी भी राजनीतिक दल की वहीं भी जगह नहीं होगी, किसी भी सत्ता पक्ष विपक्ष की जगह नहीं होगी। जगह होगी कि जनता की बात होगी, जनता की, और जनता की बात के लिए हम आपके साथ हैं और आपकी बात, आपके मुद्दों को उठाएंगे, क्योंकि ये पैसा अगर 2000 करोड़ रुपए गया तो यह आम जनता का पैसा था। जो आम जनता का पैसा आखिर गया कहां? इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। 11 साल तक अब तक केस पेंडिंग क्यों है? सुब्रमण्यम स्वामी जो केस को सामने लेकर आए, वो सबसे बड़े, कहीं ना कहीं उनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए और इस पर कार्रवाई तेजी से होनी चाहिए। किसी भी चुनाव का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। इन सवालों के साथ आप सभी से चाहेंगे इस पूरे मामले पर, प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।